डियर स्टूडेंट, हर्षु क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के बीच कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जहां आपको इस क्लास के अंतर्गत इन टॉपिक पर अहम जानकारी दी जाएगी। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति क्या है, कार्बन डेटिंग का कार्य क्या है, निर्जीव चीज़ों पर डेटिंग का तरीका क्या है, कार्बन डेटिंग कैसे कार्य करता है, कार्बन 14 पद्धति के क्या क्या उपयोग हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पहले टॉपिक कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति क्या है। कार्बन 14 पद्धति, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, एक वैज्ञानिक विधि है जो कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 के क्षय का उपयोग करती है। यह मुख्य रूप से पुरातत्व, भूविज्ञान और जीवाश्म विज्ञान में कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में मदद करती है। कार्बन 14 विधि अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी द्वारा विकसित की गई थी। विलार्ड एफ लिब्बी ने 1946 में यह खोज की थी। यह 500 से 50,000 साल पहले पुराने जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की डेटिंग की एक बहुमुखी तकनीक साबित हुई है। अगला टॉपिक है इसका, कार्बन डेटिंग का कार्य क्या है। तो चलिए जानते हैं इसे। चूंकि पौधे और जानवर अपना कार्बन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, वे भी C12 और C14 को लगभग उसी अनुपात में प्राप्त करते हैं जो कि वातावरण में मौजूद है। कार्बन को पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जबकि जानवर मुख्य रूप से भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं तो वातावरण के साथ उनका संपर्क खत्म हो जाता है। रेडियोधर्मी तत्व C14 की जीवन अवधि आधी होने के बाद भी लगभग 5730 वर्ष होती है, जिसे हाफ लाइफ कहा जाता है, जबकि C12 स्थिर है। किसी पौधे या जानवर के मृत होने के बाद उसके अवशेषों में C12 से C14 में परिवर्तन के अनुपात को मापा जा सकता है और इसका उपयोग जीव की मृत्यु के अनुमानित समय को निकालने के लिए किया जा सकता है। आगे जानते हैं, तीसरा टॉपिक है निर्जीव चीज़ों पर डेटिंग का तरीका क्या है। चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। निर्जीव चीज़ों पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग के माध्यम से आयु की गणना की जाती है। इस पद्धति में अन्य रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय जो सामग्री में मौजूद हो सकता है, डेटिंग का आधार बन जाता है। इस विधि के दो प्रकार हैं। कौन कौन है? पहला है पोटेशियम आर्गन डेटिंग। इस विधि में पोटेशियम का रेडियोधर्मी समस्थानिक ऑर्गन में बदल जाता है और उनके अनुपात चट्टानों की आयु के बारे में साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग। यूरेनियम और थोरियम में कई रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं और ये सभी स्थिर लेड परमाणु में क्षय हो जाते हैं। सामग्री में मौजूद इन तत्वों के अनुपात को मापा जा सकता है एवं आयु के बारे में अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला टॉपिक है कार्बन डेटिंग कैसे कार्य करता है। कार्बन डेटिंग कैसे कार्य करता है? कार्बन 14 का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों की क्रिया से नाइट्रोजन जो है परमाणु कार्बन 14 में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर जीवों में कार्बन 14 का समावेश कैसे होता है? जीवित जीव जैसे पौधे और जानवर वातावरण से कार्बन 14 को अवशोषित करते हैं। मृत्यु के बाद कार्बन 14 का क्षय। जब कोई जीव मर जाता है तो वह कार्बन 14 का अवशोषण बंद कर देता है और कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। क्षय दर का उपयोग। कार्बन 14 का क्षय एक ज्ञात दर से होता है, जिसे अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष कहा जाता है। इस अर्ध आयु का उपयोग करके वैज्ञानिक किसी नमूने में बचे कार्बन 14 की मात्रा के आधार पर नमूने की आयु निर्धारित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कार्बन 14 पद्धति के क्या क्या उपयोग हैं।
चलिए इसे जानते हैं विस्तार से। पुरातात्विक कलाकृतियों की आयु निर्धारण करने में इस पद्धति का उपयोग पुरातात्विक कलाकृतियों, जीवाश्मों और अन्य कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भूवैज्ञानिक घटनाओं की डेटिंग। कार्बन 14 का उपयोग भूतकाल में हुई भूवैज्ञानिक घटनाओं की डेटिंग करने के लिए भी किया जा सकता है। आगे है जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में, इसमें कैसे उपयोग करते हैं। कार्बन 14 का उपयोग जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में मदद करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि पिछले जलवायु में कार्बन 14 के स्तर में बदलाव को समझने में। आज के क्लास पे बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो या मददगार हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।